स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारा चैप्टर चल रहा है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भारतीय इकोनॉमी का क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसका रोल है, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। किन किन सेक्टर्स का इसमें रोल है। जैसे सबसे हमने बड़ा सेक्टर की बात की, सर्विस सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सर्विस सेक्टर में आपका कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन है, और दूसरा जो इंडस्ट्रीज़ का मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपके लिए यानी कि दो सेक्टर का इसमें बड़ा, मतलब तीनों सेक्टर का बड़ा रोल है, लेकिन जो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का वो सबसे बड़ा रोल है। इन कंसर्न दो की बात की थी हमने आपसे। एक तो टेक्नोलॉजी में आपका कम्युनिकेशन, संचार विभाग की बात करें, दूसरा हमने बात की थी आपसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। तो इनके बारे में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो इस चीज़ के बारे में आप देख सकते हैं, हम बता चुके हैं आपको। अब आता है थोड़ा सा इसको लिबरलाइजेशन। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट चलने वाले हैं, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है। इसको स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, यहाँ पर लिबरलाइजेशन दिया हुआ है फॉर फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के लिए लिबरलाइजेशन दिया हुआ है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें। लिबरलाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम स्वतंत्र हो गए। हाँ, स्वतंत्रता से ही मतलब है, लेकिन इसका दूसरे वे में। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं इसको, तो इकोनॉमिक्स में क्या आता है आपका, भाई इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं क्या आता है। इकोनॉमिक्स में आपका ट्रेड आता है। क्या आता है? ट्रेड। ट्रेड के दो पार्ट हैं आपके। ट्रेड के दो पार्ट हैं, एक है इम्पोर्ट और एक है आपका एक्सपोर्ट। आता है, तो इसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में छूट ही लिबरलाइजेशन है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में छूट कौन देता है आपका? जहां किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट देती है। अगर गवर्नमेंट राजा होता है, गवर्नमेंट राजा है एक प्रकार से, अगर गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में परमिशन नहीं देगा, मना भी नहीं करेगा, उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देगा, बोला आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, जो एमआरपी में क्या आ जाता है, जितना भी एक्सपेंस होता है वो भी जुड़ जाता है, तो वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है एक्सपेंसिव हो जाता है और वो आराम से मार्केट में माल नहीं बिक पाता है। मार्केट के लिए भी वो अलग से टैक्स लगा देगा। तो ये लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेश का जो पैसा भारत में लगे या भारत का पैसा कहीं और लगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत निर्भर करती है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। लेट अस रिटर्न टू द एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट ऑफ चाइना टॉय इन इंडिया। अभी हमने पीछे पढ़ा था चाइना टॉयज़ के बारे में कि इंडिया में वो किस प्रकार से एक्सपोर्ट करते हैं। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट ए टैक्स ऑन द इम्पोर्ट टॉयज। सपोज करो कि इंडियन गवर्नमेंट में जो बाहर से आने वाला जो टॉय है उस पर टैक्स इम्पोर्ट कर दिया। व्हाट वुड बी हैपन, क्या होगा? दोज हु विश टू बी इम्पोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू बी पे टैक्स ऑन दिस। जो भी यहाँ के हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं, पैसे वाली पार्टी ने बाहर से माल मंगाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे बिजनेसमैन है, तो उनको पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर्स विल हैव टू बी पे हायर प्राइस इन द इम्पोर्ट। अब देखिएगा, उसका 10 रुपीज़ है, मान लिया एक कॉस्ट है टॉयज़ की, टैक्स दिया उसने गवर्नमेंट को 8 रुपये, तो कितना हो गया? 18 रुपीज़। ठीक है, जबकि यही माल पहले मिलता था आपको 12 रुपये में मिलता था, तो इसमें कितना है? 6 रुपये और फालतू हो गया। तो जो भी लोग हैं, बायर से खरीदार हैं, वो क्या टैक्स तो वही पे करेंगे, भाई व्यापारी तो करेगा नहीं। तो इसमें क्या था, उसका कॉस्ट जो बढ़ जाएगा, तो इससे बायर्स को बड़ा प्रॉब्लम होगा, वो नहीं खरीदेगा। चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी ए चीप इन द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस। बिल्कुल है, अगर उस पर टैक्स कर देंगे, यहाँ पर माल आने पर उस पर टैक्स लगा देंगे, तो वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, सस्ता नहीं रहेगा। ठीक है, और जो है उसका ऑटोमेटिकली क्या, इंपोर्ट बाहर से भारत में आना बंद हो जाएगा। आज की डेट में भी इंडिया को ऐसा कर सकता है, भाई जैसे चाइना से क्लैश चल रहा है बॉर्डर पर, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा कर सकता है। अभी इंडिया कर भी रहा है, भाई बहुत सारे जो चाइनीज़ ऐप हैं वो उन्होंने बंद कर दिए हैं। ठीक है, बहुत सारी चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनसे माल लेना बंद कर दिया है। ठीक है, किसी न किसी पॉलिसीज़ के तहत उन्होंने बना दिया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, टैक्स ऑन इंपोर्ट इज़ ए एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। इसको नोट कर लेना आप अपने दिमाग में,
व्हाट डू मीन ट्रेड बैरियर, ये वन वर्ड में आता है, वन लाइनर में भी आ जाता है कि व्हाट डू मीन ट्रेड बैरियर। टैक्स ऑन इम्पोर्ट, यानी कि जो हम बाहर से माल मंगाते हैं उस पर अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, ठीक है, तो एक प्रकार का बैरियर का काम करता है कि वो 10 रुपये की चीज़ हमें फिर 50 रुपये में मिल रही है। आप मेरी बात समझ रहे? तो एक बैरियर का काम करेगा, एक रुकावट का काम करेगा व्यापार पर। किस पर? बट ट्रेड में मैंने दो चीज़ बताया था आपको, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दो चीज़ बताया था मैंने आपको, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बताया था। तो अगर इस पर टैक्स बढ़ जाएगा तो ना तो इम्पोर्ट हो पाएगा ना एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो ये जो टैक्स है, टैक्स ही स्पेशली बैरियर है। अगर वो ट्रेड पर लगाया जाए, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, टैक्स ही क्या है? बैरियर है। अगर वो इंपोर्ट पर लगाया जाए चाहे वो एक्सपोर्ट पर लगाया जाए, इंपोर्ट पर या एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मिलाकर क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मिलाकर क्या होता है? हमारा ट्रेड। क्या होता है? ट्रेड। तो क्या कहलाएगा? बैरियर। टैक्स क्या है? बैरियर। वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यानी जिसे हम ट्रेड बोलते हैं उस पर लगाया जाए तो वो ट्रेड बैरियर कहलाता है। इट्स कॉल्ड द बैरियर बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप। उसमें क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस सेट कर दिए जाते हैं, कुछ जो हैं रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध बोलते हैं जैसे हिंदी में, वो सेट कर देती गवर्नमेंट। ठीक है, इसको देखिएगा, इट्स कॉल्ड द बैरियर। ठीक है, सेटअप। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज, रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। गवर्नमेंट इसको कर सकती है, वो उसको पता है कि कितना माल है हमारी कंट्रीज में, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कितने की जरूरत है और कितना हम बना सकते हैं। मेरी बात गौर से समझिएगा। अगर हमारे यहाँ के जो मोस्टली क्या है, मैन्युफैक्चर माल बढ़िया बनाए और वो इंडिया में ना बेचें, कहीं बाहर भेजें, क्योंकि उनको जो माल जो है वहाँ पर ज़्यादा और पैसे मिलेंगे इंडिया से, तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट करने लगे। तो गवर्नमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर टैक्स इम्पोज कर कर उसको बैन कर सकती है। एक तरीके से बोलेगी तो नहीं, लेकिन इतना टैक्स लाद देगी कि वो मार्केट में बिकेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से वो गवर्नमेंट पर निर्भर करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसको थोड़ा ध्यान देंगे। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर टू फॉरेन ट्रेड। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारतीय गवर्नमेंट ने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि बाहर के जो व्यापारी भारत में पैसा लगाने के इच्छुक थे, उसको बैन किया हुआ था फॉरेन ट्रेड को। इट वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। बिल्कुल सही बात है। उस समय भारत की कंडीशन, टेक्नोलॉजी की बात करें या अदर वे में भी बात करें, तो बहुत वीक थी। जो हमारे मैन्युफैक्चरर थे उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, जितना कि डेवलप कंट्रीज़ के पास में थी, जो रिच कंट्रीज़ थी। तो अगर बाहर की कंपनीज़ को हम इनवाइट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ के लोग डेवलप नहीं हो पाते। हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आज डेवलप ही नहीं कर पाती। आज हमारे यहाँ की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ एमएनसीज़ के रूप में काम करती है, कई देशों में काम करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक भी इंडियन कंपनी आज मार्केट में नहीं होती, सारी विदेशी कंपनियां भारत में राज कर रही होती। इसी प्रकार से जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, डच वाले ने किया था, डेनिश वालों ने किया था, वो सब करते और धीरे धीरे फिर हम उसी गुलामी के रास्ते पर चले आते, क्योंकि हम उन पर निर्भर हो जाते। तो शुरू में दिनों में लगाया था। जस्ट अभी इसमें देखते हैं कहाँ पे, इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950 एंड 1960। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज जो आई थी, जस्ट कमिंग अप इन द 1950-1960 एंड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। अब देखिएगा, अगर उस समय 1950 और 1960 में बहुत सारी कंपनियां आने के लिए तैयार थी, ललायत थी, कंपटीशन इतना था इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे, तो आप देख सकते हैं तो भारतीय कंपनी को फिर मौका ही नहीं मिलता। मेरी बात को तो समझ लीजिएगा। तो यहाँ का थोड़ा सा ये आप जरूर इसको देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ट्रेड बैरियर, लिबरलाइजेशन, मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एटसेट्रा। नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, during the early stage of the development have given protection to domestic producers through a variety of means। अब इसके बदले में गवर्नमेंट ने क्या किया? भाई इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, तो उस सीजन में गवर्नमेंट ने इनके प्रोडक्शन के लिए कई प्रकार से इनकी मदद की। कहाँ? जो क्षेत्रीय कंपनियाँ थी, अपने देश की कंपनियाँ थी। उसके बाद हटाएंगे, लिबरलाइजेशन भी हटाएंगे, देखते हैं। स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फॉर रीचिंग चेंज इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। अब बिल्कुल गौर से ध्यान देखिएगा
कि 1991 में इंडिया ने जो अपनी जो फॉरेन की पॉलिसीज़ थी, जो इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, उसमें बहुत एक रोमांटिक चेंज किया। आप बिल्कुल समझिएगा। अब उन्हें लगा कि 1990 तक अभी जो हमारे यहाँ पे जो कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अभी इतनी सक्षम हो गई हैं कि जो फॉरेन से आने वाली कंट्रीज से जो भी कंपनीज भारत में इस्टेब्लिश होगी तो उससे क्या होगा, हमारी कंपनीज कंपटीशन ले सकती हैं। तो इससे क्या होगा, माल सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो माल सस्ता होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, मार्केट में अवेलेबिलिटी होगी हर चीज़ की, और जो बायर्स के पास में क्या होगा, उसको चूज करने की उसके पास में एक प्रकार से ऑप्शन होगा कि ये प्रोडक्ट भी सस्ता, ये प्रोडक्ट भी सस्ता, इससे सस्ता, ये अच्छी क्वालिटी का, तो ये हो जाएगा। तो इससे क्या डेवलपमेंट होगा। तो 1991 में इंडिया ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद द प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड। इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, अब वो जो वर्ल्ड के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे वो कंपटीशन ले सकते हैं। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर। उन्होंने सोचा अब जो है अगर कंपटीशन होता है, अगर कंपटीशन होगा, दो व्यक्तियों में कंपटीशन हो रहा है, तो मैक्सिमम वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाएंगे, ठीक है, जीतने के लिए। इसी प्रकार से अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर एक ही चीज़ को दो कंपनीज बना रही हैं, एक क्षेत्रीय कंपनी बना रही है, विदेशी कंपनी बना रही है, तो दोनों अपनी अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, बेस्ट एफोर्ट के साथ में मिनिमम प्राइस में मार्केट में रखेंगे ताकि उनका माल सेल हो सके। तो इससे क्या था, कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट होगा, प्रोड्यूसर्स को भी बेनिफिट होगा, और मार्केट भी एक्सपेंड होगी, ठीक है, मार्केट भी एक्सपेंड होगी। दूसरे देशों से हम इंटरलिंक भी हो जाएंगे, ठीक है, ट्रेडिशनली कल्चरली भी हम जुड़ जाएंगे, उनके भी हम सब कुछ जानेंगे, वो हमारे भी जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सिंस दे वुड हैव टू बी इम्प्रूव देयर क्वालिटी, जिससे उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो डिसीजन जो इंडिया ने लिया 1991 की बात करें तो इसको किसने सपोर्ट किया, जो शक्तिशाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, संगठन थे। और शक्तिशाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किन लोगों के, शक्तिशाली देशों के। शक्तिशाली देश कौन होते हैं, जो पूर्ण रूप से डेवलप होते हैं, ठीक है, जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, रिच होता है। जैसे अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, रशिया की बात करें, ये सब क्या है, पैसे वाली पार्टी, टेक्नोलॉजी में भी इनका आगे है। 10 बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव। तो बैरियर का मतलब वही है, रुकावट, अभी हमने बताया था टैक्स लगा, तो वो 1991 में वो उठा लिया गया इंडियन गवर्नमेंट के बाद। अब उन्होंने इनवाइट कर दिया, आइए विदेशी कंपनियों से आइए और हमारे यहाँ पे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम कर सकते हैं। और अपने यहाँ के जो लोग थे उनको भी छूट दे दी गई कि यू कैन बी एक्सपेंड योर बिजनेस, आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। वर रिमूव टू ए लार्ज एक्सटेंट, दिस मीन दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली एंड आल्सो फॉरेन कंपनीज, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर। इसका मतलब क्या था, अब हम माल आराम से बाहर भेज सकते हैं, बाहर से मंगा भी सकते हैं, बाहर की कंपनियां भी यहाँ आ सकती हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा सकती हैं, अपने ऑफिसेज बना सकती हैं, यानी कि फॉरेन का पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो सकता है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है, अब लिबरलाइजेशन की पूछी थी, पहले बच्चे ने एक ने पूछा था, तो अब उसका बिल्कुल सही आ गया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, लिबरलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर। रिमूविंग बैरियर, बिल्कुल गौर से ध्यान दीजिएगा, छोटी सी डेफिनेशन है। रिमूविंग बैरियर्स ऑन और रेस्ट्रिक्शंस, बैरियर और रेस्ट्रिक्शंस बात एक ही है। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नाउन एज द लिबरलाइजेशन, ठीक है। बस एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं, रिमूविंग ट्रेड बैरियर और रेस्ट्रिक्शंस विच इज सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द लिबरलाइजेशन। बस इतना लिख सकते हैं, दैट इज एनफ, इतना एनफ है। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेसेस are allowed to make decision freely about what they wish to be import or export. The government imposes much less restrictions than before and, ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके अंतर्गत क्या होता है, गवर्नमेंट जो बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस रखती है, ठीक है, फ्रीली मूवमेंट मिलता है ट्रेडर्स को, वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आज जो है हमारा ये जो चैप्टर है थोड़ा सा और आगे हो जाएगा। अब बताइएगा, अभी हमने पीछे बात की थी कि
जो 1991 में इंडिया ने जो डिसीजन लिया था कि दे वांट टू बी रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, वो लोगों को इनवाइट करें, ठीक है आइए आप, हमारे यहाँ के बिजनेसमैन को भी बोला कि आप भी अपना एक्सपेंड करिए। तो उसमें किसका रोल था? सबसे बड़ा रोल था जो वर्ल्ड के जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है WTO। क्या आता है? WTO, शॉर्ट में बोलते हैं इसको WTO। इसकी W फॉर द वर्ल्ड, T फॉर ट्रेड, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड से मतलब संसार, ट्रेड का मतलब व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संसार का व्यापार का ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा था कि लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की जो है इंडिया में, जो किसने सपोर्ट किया था? पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी हमने पीछे पढ़ा था, दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, WTO क्या कहता है कि जितने भी बैरियर्स हैं, चाहे टैक्स के रूप में है चाहे अदर पॉलिसीज के रूप में है, मोस्टली तो टैक्स ही होता है, टैक्स ही फर्क बैठता है मैन्युफैक्चरिंग पर। तो इसने कहा कि दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द डेवलपमेंट, देयर शुड बी नो बैरियर, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। बैरियर का मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज के बीच में ट्रेड क्या होना चाहिए? एकदम फ्री होना चाहिए। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड बी लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। बिल्कुल गौर से सुनेंगे, बिल्कुल गौर से सुनिएगा जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़रूर नोट करिएगा। और ऐसा नहीं है कि SST इंटरेस्टेड नहीं है, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इसको बार बार पढ़ेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपको और सब्जेक्टों से ज़्यादा रुचि इसमें हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी कॉमन चीज़ है। हमारे जब हम बिजनेसमैन भी बनेंगे तो ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो ट्रेड बिटवीन कंट्रीज टू फ्री, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। उन्होंने कहा कि पूरे संसार की जो कंट्रीज हैं उनको ट्रेड की जो पॉलिसीज है उसमें लिबरलाइजेशन का सिस्टम फॉलो करना चाहिए, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रीली होना चाहिए। बिल्कुल गौर से सुनिएगा, मैं इसमें आगे और भी चीज़ें बताऊंगा आपको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू बी लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। अभी हमने कहा था ये सारा होना चाहिए। ये किसका है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसकी ये पॉलिसीज है, उसका एम है, उसका लक्ष्य है। ये वन वर्ड्स में, वन लाइनर में क्वेश्चन आ सकता है आपका बोर्ड में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एम इज टू बी लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ऑफ डेवलप कंट्री। ये शुरू में किसने शुरू किया? इसका मतलब जो सबसे पहले स्टार्ट इनिशिएटिवली किसने लिया शुरू में? डेवलप्ड कंट्रीज ने। बिल्कुल गौर से ध्यान देंगे, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आपको कि डेवलप कंट्रीज ने। WTO एस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है? एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसके लिए रूल और रेगुलेशन वो फिट करता है। एंड सीज, और देखता है दैट दीज रूल्स आर ओबेड, कि ये नियम फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। एट प्रेजेंट 164, अभी तो प्रेजेंट में आई थिंक ये जो डाटा हो सकता है कि बुक थोड़ा सा प्रिंट पुराना हो, तो इसमें नियर अबाउट द 177 और 180 190 के लगभग जो हैं अभी WTO कंट्रीज के। अभी जिसमें आपका NCERT में लिखा 164 लिखा है तो 164 ही लिखिएगा आप, ठीक है। तो 164 कंट्रीज जो हैं इस करंटली इसके मेंबर्स हैं। जो मेंबर्स बनता है उनको उसके रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान कर लेना। तो WTO इज सपोर्टेड टू अलाउ फ्री ट्रेड टू ऑल। तो WTO का एक मेन एम क्या कि वो सबको वो फ्री ट्रेड यानी कि ट्रेड में उनको लिबरलाइजेशन पॉलिसीज फॉलो करने के लिए प्रेस करता है। इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली। अब आ गया देखिए जो हम बताना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी WTO का मैंने एम क्या था कि लिबरलाइजेशन का ट्रेड में था, लेकिन जब सच में क्या है, जो डेवलप कंट्रीज है वो अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। इनडायरेक्ट वे में वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ट्रेड बैरियर इम्पोज करती हैं।
कैसे करती हैं? ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स टू बी डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। और WTO जो है किनको फोर्स करता है? डेवलपिंग कंट्रीज को, कि अपने यहाँ से आप रिमूव कीजिए। वहाँ पर वो इनडायरेक्ट वे में लगा देते हैं अपना डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, बाहर का माल हमारे यहाँ ना आए, हमारा माल जाने पाए। तो आप देख सकते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ दिस द करंट डिबेट ऑन द ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इसमें एक डिबेट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, आप डिबेट आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे डिबेट में दिखाया गया है, ठीक है, यू हैव सीन चैप्टर 2 द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड द बल्क एम्प्लॉयमेंट एंड सिग्निफाई। आपको पता है एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो बहुत लोगों को रोजगार देता है। और ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा पोर्शन ऑफ GDP, ठीक है, कंपेयर दिस इज टू बी डेवलप्ड कंट्रीज सच एज द USA विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP एट 1%। हमारे यहाँ तो GDP में इसका बहुत रोल है एग्रीकल्चर का, लेकिन जो डेवलप कंट्री USA जैसे में, वहाँ पर केवल GDP में एग्रीकल्चर का 1% रोल है। एंड इट शेयर इज टोटल एम्प्लॉयमेंट इज इतना, केवल हमारे यहाँ तो बहुत एम्प्लॉयमेंट है, इसमें लगा रहता है आदमी। एंड येट दिस वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल who were engaged in the agriculture in US receive massive sum of money। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत कम लोग यहाँ पर खेती में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से वो वहाँ पर एक मदद करते हैं, ठीक है, मैसिव सम ऑफ मनी, ठीक है, फ्रॉम द US गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज ड्यू टू द। अच्छा, यहाँ पे क्या, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, USA की जो गवर्नमेंट है, वो अपने किसानों को बहुत पैसा देते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और उस माल को दूसरे देशों में बेच भी सकें। ड्यू टू दिस मैसिव मनी दैट दे रिसीव US फार्मर्स कैन सेल द फार्म प्रोड्यूस एट द एबनॉर्मली लो प्राइजेज। जब उनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है अपने माल बेचने के लिए, तो वो क्या, वो तो किसी बहुत पैसा देती है गवर्नमेंट उनके किसानों को, तो वो तो जिस रेट में चाहे उस रेट में बेच दे, तो उनको बेनिफिट है, तो मार्केट में सस्ते में बेच देते हैं। अब दूसरी कंट्रीज है इंडिया जैसी, अब इंडिया जैसी कंट्रीज तो जिसको जितना कम से कम लगा उसमें तो बेचेगा ही माल को, अब वो उससे भी सस्ता बेच रहे, तो हमारे माल पर तो रेस्ट्रिक्शंस ऐसी हो गया, हमारा माल तो बिकेगा ही नहीं, उनका माल बिकेगा। अब मेरी बात गौर से समझ रहे। तो ये एक प्रकार से अनफेयर है कि डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे काम कर रही हैं, ठीक है। अब जो है इसका इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसमें कितना चैप्टर आपका बाकी है, हो सकता है कि हमें एक आध वीडियो और बनानी पड़े, कोई बात नहीं, हम इसका एक दो वीडियो, हाँ ठीक है, इसका एक वीडियो हम कल और बना के भेजेंगे, आज इतना ही रहने, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई होप कि ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अपनी टेक्स्ट बुक को ज़रूर आप पढ़िएगा, आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आने के बाद में आप इसके नोट्स भी बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।